यार मिलता तो है नहीं भाई। वेट में कई बार क्या होता है कि लायबिलिटी मतलब इनपुट जब लेते हो तो वो ज्यादा होता है, आउटपुट लायबिलिटी कम होती है, तो उसका क्रेडिट ही हम उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत है। पता लगा जीएसटी में रेट चेंज हो गया, तो 1 साल तक की 6 महीने तक की जितनी अलाउेबल है, व्हाई डोंट बी सिट एंड फाइनलाइज कि कौन सी ऐसी क्रेडिट है जो मैं अभी एलिजिबल ले सकता हूं। तो वो प्रिपेयर्डनेस इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, हर चीज में आपको मिलेगा। या तो आउटपुट टैक्स का प्रोविजन, या स्टॉक आपने दे दिया, याद ही नहीं है ब्रांच के स्टॉक को क्या करें। अरे भाई ब्रांच का स्टॉक अगर नहीं आया वापस, कहीं भी स्टॉक भेजा हुआ अगर नहीं आया वापस, सी दी रिपरकशंस। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको एज एन एरियर पे करना पड़ेगा एंड यू आर नॉट एबल टू क्लेम इट, इट इज लॉस्ट फॉर एवर। सो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिव्यू, पता लगा कंपनी में काम है, करते हैं, मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन यार कुछ नहीं, टैली वाला आएगा दे देंगे, उससे हो जाएगा। टैली इज नॉट, यू नो, दीज पीपल आर स्ट्रगलिंग, क्योंकि जो कंसेप्ट आया है जीएसटी में वो कंसेप्ट बड़ा अजीब है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहता है सिस्टम डिफाइन करेगा। अरे सिस्टम में इंफॉर्मेशन डालेंगे तभी तो सिस्टम डिफाइन करेगा। एंड कंसेप्ट इतना इतना गंदा कंसेप्ट है, इफ्स एंड बट्स बहुत है। इस केस में ये प्लेस ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट होगा, इस केस में इंटर स्टेट हो गया, इस केस में कौन सा होगा, इधर एजेंट वाले केस में हो गया, बिल टू शिप टू अलग हो गया, और देयर सो मेनी थिंग्स which the software is not able to incorporate. So we have to understand what is the technology requirement of ours. अभी जब तक हम उन प्लान्स को बनाएंगे नहीं, अपने एसओपीस प्रोसीजर नहीं बनाएंगे कि किस तरीके के मेरे बिजनेस प्रोसेसेस हैं, तो जो टेक्नोलॉजी में जो मेरे पास है वो उसमें फिट होगा कि नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, agreement and contract review, agreement and contract, see the whole lot of government supplies are इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं इंक्लूसिव ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट। एक प्रोविजन था इसमें मिस हो गया शायद हमसे, कि अगर आपका कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके जीएस एग्जिस्टिंग रिजीम में आपने साइन किया है, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी सप्लाई होती है इन जीएसटी रिजीम, दैट विल बी चार्ज्ड एज पर दी जीएसटी रिजीम, है ना एक, तो वो मिस हो गया हमारे सब उसमें। लेकिन इसमें आप देखें कि कितना बड़ा स्कोप है। देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रैक्ट, स्मॉल वेंडर्स, बिग वेंडर्स। टैक्स के बारे में हम बहुत इजीली ले लेते हैं एज द टैक्स एप्लीकेबल। एप्लीकेबल फॉर व्हाट? आज हम बहुत सारी प्लानिंग टैक्स के साथ में नेगोशिएट करते हैं बैठ के, भाई बता भाई इंक्लूसिव कितना मिलेगा। इंक्लूडिंग में हमने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं अपने, भूल जाए यार टैक्स वैक्स, इंक्लूडिव बता। मतलब इंक्लूडिंग टैक्स हम क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमें कॉस्ट कम कर देता है, और जो टैक्स की इनएफिशिएंसीज है उनका वो फायदा उठा रहा है। टैक्स नहीं जमा करना, कम जमा करना, क्रेडिट ज्यादा ले लेना। वो कहता है, एक बार को कहता है होटल में जाते हैं, बोले सर इंक्लूसिव इतना है, अगर वो कहता नहीं टैक्स लगा के देना, बोले सर इससे कम नहीं पड़ेगा। फिर क्यों होता है ऐसा? बिल फाड़ दिए जाते हैं सर। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने इंक्लूसिव टैक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए हैं, यू हैव टू रिवाइज ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट्स। भाई जीएसटी में जाके तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई किसी तरीके से जीएसटी में ऑल दीज इनएफिशिएंसीज इज नॉट गोइंग टू हैपन। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इतना अच्छा कंसेप्ट है कि भाई अब नाउ एवरीबॉडी इज डूइंग अ सेल्फ पुलिसिंग। गवर्नमेंट ने तो अपना काम इतने सारे लोगों को, 125 करोड़ लोगों को दे दिया है कि भैया अब हमने कुछ नहीं देखना, अब जो भी है आप देखो। जैसे होता है ना टीडीएस का, अगर इन्होंने ये प्रोविजन डाल दिया कि भैया 26 ईयर्स में आएगा तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? अभी ऐसा प्रोविजन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में तो कर दिया भाई। इनडायरेक्ट टैक्स में तो कर दिया। अगर आपका सप्लायर अगर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेगा, टैक्स पे नहीं करेगा, तो आपके क्रेडिट लेजर से अमाउंट आई हुई वापस चली जाएगी। भाई एक बार तो प्रोविजनल बेसिस पे आ गई, आपने देखा था यार ये तो 5 लाख रुपए का क्रेडिट आ गया था, अगले महीने देखा पता लगा वो रिवर्स हो गया। द कंसेप्ट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कंपोजिशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन, these are the very very important concept। मतलब
अभी एग्जिस्टिंग रिजीम में बिल्कुल क्लियर कट था। अभी जीएसटी में उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई को ऐसा कर दिया, जो मैं कह रहा हूं वही मानो, कोई लॉजिक नहीं चलेगा, बोला इट इज बीन डिक्टेटेड। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट कि भाई हमने किस तरीके से प्लानिंग करनी है। आज हमें क्या स्टार्ट करना है, आज हमें सबसे ज्यादा ये स्टार्ट करना है कि भाई अपने अपने जो भी बिजनेसमैन है, अरे घर में ट्रेडर है, कल एक बंदे का फोन आया, अरे मेरी दवाई की शॉप है यार, मैं क्या करूं। बोला एवरी स्मॉल बिजनेसमैन इज अफेक्टेड। मेरे ब्रदर की स्टोन की शॉप है, वो कहता मैं क्या करूं भाई, मेरी जो सप्लाई होती है मैं क्रेडिट ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, उसका कितना स्टॉक रखूं कितना स्टॉक नहीं रखूं। सो एवरी सिंगल पर्सन इज अफेक्टेड, मेडिकल शॉप, स्टोन मर्चेंट, और यू नो सो दी ग्रोसरी मर्चेंट ऑल्सो। इतना बड़ा बड़ा छोटी सी दुकान होती है, 5 आदमी अंदर घुस रहे होते हैं, कोई कहीं से निकाल के लाता है सामान, कोई कहीं से निकाल के लाता है सामान। ही इज ऑल्सो अफेक्टेड, ही इज डूइंग टर्नओवर, ह्यूज टर्नओवर। एक ग्रोसरी शॉप है हमारे गुड़गांव में, मैंने उसका देखा, रिटर्न का देखा, उसका 8.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है साल का, एंड वी आर टॉपिंग 20 lakhs ओनली। जितने जितने ये जो ये मिठाई वाले हैं, 50 लाख की कंपोजिशन स्कीम है सर। 50 लाख तो कुछ नहीं होता आज की डेट में। तो कंपोजिशन स्कीम में भी आने के बाद में बहुत सारे लोग बच जाएंगे जिनको जीएसटी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। एंड 50 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर की आप डेफिनेशन देखोगे ना, मतलब इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसमें बचेगा ही कुछ नहीं। सो हमें ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई हमारे कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, उनकी लिस्ट आउट करें, कौन सा बंदा कब आना चाहिए, कहां आना चाहिए, किसमें फिट होगा, नहीं होगा, नॉन कंप्लाइंस होंगे तो क्या उसके रिपरकशन निकल के आएंगे। ऑल दीज एसएमईज आस्किंग फॉर दी एमनेस्टी। अभी लॉ आया नहीं है, लोग एमनेस्टी मांगने वाले आ गए भाई। ऑल दीज एसएमईज, दिस 45-50 lakhs एसएमईज आर सेइंग कि भैया हमें तो 3 साल के लिए इम्यून कर दो। भाई किस चीज से इम्यून कर दें कि भाई कोई पेनल्टी ना लगे किसी तरीके की। भाई टैक्स तो आप ले ही लोगे भाई, हम आपने सेल्फ पुलिसिंग तो करी दी। ऑब्वियसली सेल्फ पुलिसिंग से क्या होगा, 80% काम तो वहीं से खत्म हो जाएगा कि वही लोग सस्टेन करेंगे जो अपने आप को स्ट्रक्चर्ड कर लेंगे। जो अपने आप को स्ट्रक्चर नहीं कर पाएगा तो वो सस्टेन नहीं करेगा। जैसे हरीश जी डिस्कस कर रहे थे कि भाई जीएसटी में आने के बाद में हु इज गोइंग टू बी अनरजिस्टर्ड, उससे खरीदेगा कौन भाई, उसको तो रिवर्स चार्ज में जमा कराना पड़ेगा। सिर्फ एक बंदे के लिए कैसे कर ले वो। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके अगर मैं ये सोचता हूं कि भाई मैं 20 लाख से कम में रहूंगा, मैं अनरजिस्टर्ड रह जाता हूं, भाई मेरे से सर्विस लेगा कौन। अरे तेरे चक्कर में रिवर्स चार्ज में रहने दे यार, तू भाग ऐसा। तो इट इज इम्प्रैक्टिकल, एब्सोल्युटली इम्प्रैक्टिकल। कंपोजिशन स्कीम भी इम्प्रैक्टिकल है। कंपोजिशन स्कीम बहुत ही स्मॉल लेवल लोगों के लिए जो बस एक स्टेट में बैठ कर एक जगह बैठ के छोटा मोटा काम कर रहे हैं। सो वी विल सी। मेरा ये कंसेप्ट था कि ट्रांजिशन प्रोविजन को मैं फर्स्ट सेकंड अपने उसमें लेके आए, सो दैट कि जो हम फर्दर डिस्कशन करें वी विल अप्रिशिएट एवरी डिस्कशन कि लेवी से हमें क्या फर्क पड़ रहा है, किस तरीके से, और अपने क्लाइंट के लिए तैयार रहें और साथों साथ अपने प्लानिंग भी करते जाएं। So that is basically the concept of doing this transition program. Otherwise, this is a planning, this is a program to be done at the second last stage program. तो ये एक पार्ट हो गया, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ट्रेनिंग रिव्यू हो गया, करंट लिटिगेशन हमने कर ही लिए। करंट लिटिगेशन में भी किस तरीके से करना है। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं। ऑब्वियसली चैलेंजेस वही हैं कि जिनको काम करने में ज्यादा मेहनत करनी है। भाई जो करने में ज्यादा मेहनत करनी है वही चैलेंजेस है, क्योंकि मेहनत करना नहीं चाहते हम, वही चैलेंज बन जाता है ना। भाई अगर कोई हमने स्टॉक की डिटेल बनानी है, किसी बंदे का कह दिया स्टॉक की डिटेल, यार बनेगी कैसे, बनेगी कैसे, इसी में 3 महीने निकाल दिए तो चैलेंज बन जाएगा वो। भाई इट विल बिकम चैलेंज व्हेन वी आर वेरी नियर टू द अपॉइंटेड डे। राइट नाउ इट इज नॉट अ चैलेंज। There are so many details which we have to submit. There are so many details. इतनी डिटेल मांगी उन्होंने रूल में, स्टॉक वाइज दो, एलिमेंट वाइज दो, कैटेगरी वाइज दो, रेट वाइज दो, इनपुट का अलग दो, सेमी फिनिश कर दो, कैलकुलेशन बनाओ, सीए के सर्टिफिकेट लो। इट्स नॉट सो इजी। तो वो जो चैलेंज ना बनने दें। बुक स्टॉक को सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा चैलेंज अकाउंटेंट्स का है। छोटे क्लाइंट है, पैसे देते नहीं।
क्या करें हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ऐसे लोगों के लिए एक ही बात है। देखो देखो, मैं आपको ये बताता हूं, मैं बताता हूं अपने लिए। मेरे ब्रदर भी बैठे हैं यहां। एक क्लाइंट था, कहता है हमारा कुछ नहीं है जी। तो मैंने कुछ नहीं है मतलब, मैंने क्या कहा, नहीं जीएसटी का हमारा कोई इंपैक्ट नहीं है। वही जो क्लाइंट जो बता रहा था, क्रेडिट ही नहीं ले रहा था। चार्टर्ड अकाउंटेंट, डायरेक्टर, कुछ नहीं सर, हम छोटा सा काम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ मट्टी मिला देते हैं उसमें, और वो सीमेंट सा बन जाता है, उसको बेच देते हैं बस। एक ही ऑफिस है, 4 आदमी है, कुछ लेना देना नहीं है हमारा। तो जब मैं बैठा ही था उसके पास में, तो ये रेंट वाली चीज निकल आई। तो मैंने कहा सर आप तो करें कुछ नहीं है आपका, तो रेंट तो निकल आया। कहता सर पैसे कितने लगेंगे इसमें। मैंने कहा सर पैसे नहीं सर, अभी पैसे की बात नहीं करते, लेट अस टॉक समथिंग। और क्या करते हो? सर इंपोर्ट करता हूं। तो इंपोर्ट का क्या करते हो? मैन्युफैक्चरिंग ले लेता हूं। और क्या करते हो? एक सेड का बेनिफिट, सेड कंपोनेंट। सेड क्या होता है? मैंने कि वो सेड जो होता है ना, वो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। कहता वो तो हमारे लड़के ने बताया नहीं, ऐसा भी कुछ होता है। तो मैंने कहा सर उसका भी क्रेडिट मिलता है आपको। मतलब कहने की बात यह है कि जब हम किसी क्लाइंट के साथ में बैठे हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट अ वैल्यू। क्योंकि अभी क्या है, एक चीज तो पक्की है हमारे दिमाग में कि भाई हम इतने से कम में नहीं करेंगे जिसमें हमारा मन नहीं करता काम करने का। भाई काम ले लिया और काम करने का मन करता नहीं, इसलिए नहीं करता, पैसे नहीं मिलते, तो ऐसा काम ना ही करो। तो द आइडिया इज जब भी हम किसी के साथ भी बैठे, ट्राई टू फाइंड आउट हिज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ एंड सी आई हैव टेकन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एट 4,50,000 फॉर जस्ट जीएसटी ट्रांजिशन। मतलब जो कहता था कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, 9-10 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, एंड ही इज स्पेंडिंग 4.5 lakh on just GST study and transition. So it is not that the client is not paying. Sometimes it may also happen that we are not able to substantiate this thing. There are huge अगर एक चार्ट बना के लेके जाएं हम, क्लाइंट को हमने पहले स्टडी करना है, हमें पता है कि क्लाइंट के ऊपर ये चीजें हैं, हम इसको कर सकते हैं। तो प्रिपेयर्डनेस के लिए जैसे अगर कोई क्लाइंट की मेरी मीटिंग होती है किसी के पास में, एक कंपनी थी उसकी मीटिंग हुई, तो वो मैंने उसका पूरा ब्राउचर पढ़ा, पूरी वेबसाइट स्टडी की, 2 दिन बाद की मीटिंग रखी। दे आर इनटू मेडिकल एरिया। तो मेडिकल वाले जनरली ये सोचते हैं कि भाई हमारा कोई इंपैक्ट नहीं होगा जीएसटी पे। मेडिकल में जनरली वो ये सोचते हैं हमारा कोई इंपैक्ट नहीं होगा। यू नो दिस ऑल हॉस्पिटल्स आर सेलिंग मेडिसिन, अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और अब तो क्या हो गया, चेन बन गई है। एक हॉस्पिटल यहां से यहां खरीदते हैं, उससे यहां बेचते हैं, वहां से वहां बेचते हैं। एंड उस हॉस्पिटल का मैंने देखा, इट्स सम हॉस्पिटल उसे चेन ऑफ क्लिनिक्स। तो जब मैंने उसका स्टडी किया, कहता यार वैसे तो हमारे यहाँ कुछ है नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे अपने भाई, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स यही करते हैं। मतलब क्लाइंट से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना सीए करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज ज्यादा होती है। वो कहते हैं कि जो मेरा भाई है उससे ज्यादा तो मैं ही जानता हूं। तो इसमें कुछ है तो नहीं संजय जी वैसे। तो मैंने कोई बात नहीं, पर नहीं है तो आपने बुलाया किस लिए है? नहीं जस्ट मैंने तो सोचा एक नॉलेज के लिए। वो आपने मेरे को रेफर किया था क्लाइंट, ध्यान आ गया होगा कपिल जी ने। तो सारी चीजें समझने के बाद में पता लगा ये तो ह्यूज बिजनेस दे आर डूइंग। दे आर इनटू आई से रिलेटेड बिजनेस में थे, ग्लासेस वगैरह। समीर जी बताएंगे कि कितने कम मार्जिन पे बेचते हैं लोग। So it's a huge business. They are having a huge value addition, and taxes on the value addition is also huge. अब क्या करें सर, एक चीज 10 रुपए की लेके 100 रुपए की बेचते हैं। मतलब कोई, मतलब मैं वो नहीं कह रहा कि तो 90 रुपए पे टैक्स कौन पे करेगा? अभी तक तो ठीक है यार, करो। सो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इनटू दिस। और उस सज्जन के साथ में जो मीटिंग हुई, पहली मीटिंग तो वो 5-10 मिनट में हो गई, फिर दूसरी मीटिंग उनको लगा यार कुछ अंदर कुछ हो रहा है, खुजली सी। तो फिर दोबारा उनकी मीटिंग हुई, फिर दोबारा मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग में जाके उनको लगा कि यार जीएसटी हमारे लिए तो बहुत बड़ा सरदर्द है।
इतना बड़ा सरदर्द है कि ही नेवर थिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। हमें उस क्लाइंट के बारे में थोड़ा जीएसटी के लॉ को समझ के एक बार सोचना पड़ेगा कि उसको कहां कहां इश्यूज हो सकते हैं, कहां कहां हम वैल्यू एडिशन दे सकते हैं। अपने बिजनेस को लेकर कोई भी होटल, हॉस्पिटलिटी, बिल्डर, आजकल बिल्डरों की बड़ी हालत खराब है। अगर कोई बिल्डर को बता दे कि तेरा 1 रुपया भी बचवा सकता हूं तो 50 पैसे तो पक्का ही दे देगा। भाई सिचुएशन इतनी खराब है। भाई आज पहले तो ये होता था कि 1 रुपये बचाने में कहता था यार क्या दिक्कत है, कोई काम होता है अकाउंटिंग का, है कुछ नहीं है, 10 पैसे 5 पैसे नहीं। राइट नाउ यू कैन गिव इवन 50 पैसा ऑल्सो आउट ऑफ दिस। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वेज कि भाई कितना पैसा बचवाएं, तो 50% तो पक्का ही है ना। एंड दे आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इनटू दिस। तो ये चैलेंजेस वाले पार्ट हो गया। एंड ट्रांजिशनल वे टू ऑप्टिमाइज द बिजनेस रिसोर्सेज, ऑब्वियसली वही सारी चीजें बार बार आ रही हैं कि जितने हमने सेक्शंस पढ़े हैं वो ये स्लाइड हम शेयर करेंगे अपने उसमें। अरे कमाल हो गया। तो ये स्लाइड हम शेयर करेंगे अपने डोमेन में। तो आइडिया फ्रेंड्स फॉर दिस ट्रांजिशन प्रोविजंस, आई रियली अप्रिशिएट कि किस तरीके से हम इस हॉल में बैठ के आराम से मतलब टाइम से पौना घंटा ऊपर हो गया, हमें 45 मिनट ऊपर हो गए, एंड ऐसा लग रहा है कि अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, एंड दैट इज रियली गुड फॉर मी। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। यस, सॉरी क्वेश्चन आंसर तो रह गया। Sir, in closing stock, हाँ। before the appointed date, if we have made central purchases by paying 2% against CFAM or general rate of 10%, can we segregate that tax amount and take it input credit on 1st July? नहीं, आज की डेट में एलिजिबल है आपको ये? No, बस तो आगे भी नहीं मिलेगा। आगे भी नहीं मिलेगा। Sir, another thing, when you are talking of place of service, provision of service, I am a chartered accountant. I have got my office in Delhi. I am given an audit of a company which is in Bombay, and they have units in different parts of the country. Where should I get my registration? I am providing services in different अच्छा, states. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सर्विस प्रोवाइडर हो ना बस? Yeah. तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है ना सर। Why? आप दिल्ली बैठो ना, वहीं से सारी सर्विस प्रोवाइड करो। Who stops you? Sir, when they have got units there, our boys go there, conduct the audit there. The state will say you are providing services in my state. तो क्या हो जाएगा? ऐसा देखो, एक चीज ये कंसेप्ट हमारे आगे आएंगे। देखो अभी हमने ट्रांजिशन डिस्कस किया, लेकिन आपने ये इशू रेज किया है, तो लेट मी एक्सप्लेन द कंसेप्ट। द कंसेप्ट राइट नाउ इज रजिस्ट्रेशन वाला कंसेप्ट है। जो रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट इज मैंडेटरी। अगर आप वहां जाके बैठ के कुछ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कुछ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट लेके, नॉट राइट कि मैं वहां जाके किसी के क्लाइंट के पास में जाके सर्विस दे रहा हूं तो मेरा वो कुछ भी हो गया। अगर इफ देखो अभी तक क्या था, इनकम टैक्स में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस वाला कंसेप्ट था। तो यहां ये कंसेप्ट आ गया है कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। द लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नॉट एवरी स्टेट। सो location of the service provider is the principal business location of that service provider, not that कि आप 10 फैक्ट्रीज में जाके उसके ऑडिट करके आते हो वो हैं। तो आज की डेट में आपको कोई डिफरेंट रजिस्ट्रेशन डिफरेंट स्टेट में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योर लोकेशन एज पर द डेफिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर is your principal place of business. If I am sitting in Gurgaon, I am providing services all over India basis, I need not to do। बस हमने एक ख्याल रखना है, जो हमें ख्याल रखना है इंपॉर्टेंट, ये ख्याल रखना है कि किसी भी तरीके से कोई उन स्टेट्स का जो इनपुट है वो क्रिएट नहीं करना वहां। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर आप बॉम्बे जाते हो ऑडिट के लिए, आप होटल का पैसा या तो खुद दो या क्लाइंट से दिलवाओ। अगर आप खुद दोगे तो वो आपको बिल रेज करेगा महाराष्ट्र का सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा के, और वो दिल्ली में बैठ के आपको क्रेडिट मिलेगा नहीं। तो व्हाई टू टेक योर बिल इन योर नेम, टेक इन योर क्लाइंट्स नेम, जो महाराष्ट्र में ले सके क्रेडिट। व्हाई टू टेक? सो देखो वैसे सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट खत्म हो गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा कंसेप्ट आ गया है सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन का। पहले ये था कि एक फैक्ट्री मेरी कहीं है नहीं, मतलब मैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर मेरे को हर जगह कोई ना कोई बिजनेस उसमें जाना पड़ता है, सर्विस प्रोवाइड कर ली। मैं तो एक ही जगह बैठ के काम करूंगा ना, सेंट्रलाइज्ड
ऑल ओवर इंडिया बेसिस। बस सिर्फ इनपुट्स का ख्याल रखना है, इनपुट्स ऐसे ना हो कि जो मेरे को कॉस्ट कर जाए। हाँ जी, हाँ Some of the states, client is liable for a VAT registration, even exempted goods. तो क्या वहाँ पे अब GST में लेना पड़ेगा? अब दिल्ली में भी है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका में है, हाँ जी, हाँ जी। कर्नाटका में आपको लेना है, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना है VAT में। अगर आप कर्नाटक में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो फिर भी, नहीं, आप आई एम टॉकिंग अबाउट करंट लॉ, हाँ हाँ हाँ, right? We are dealing in exempted goods. In Delhi, we are not liable to get registered under the Okay, VAT. okay. But in Karnataka, you have to get registered whether you are dealing in a exempted goods or a taxable हाँ goods. जी, हाँ तो वहाँ पर हम रजिस्टर्ड हैं, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। अब जो नया GST में है, क्या हमें वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना है, हाँ, कराना है? रजिस्ट्रेशन के लिए देखो एक ही चीज उन्होंने कही है कि देखो लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक बता देता हूँ आपको, फिर शायद क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे। कि सिंपल लॉजिक वो ये कहता है कि जो आप आज रजिस्टर्ड हो किसी भी स्टेट में, तो उस स्टेट में एक बार माइग्रेट हो जाओ जीएसटी में, अगर आपको एप्लीकेबल नहीं है तो इमीडिएटली एप्लीकेशन लगा दो कैंसिलेशन की। कम से कम उनको ये रहेगा कि जितने भी मेरे रजिस्ट्रेंट थे उन सब लोग माइग्रेट हो गए हैं और इनको जरूरत नहीं है। और इसलिए, और उन्होंने ये भी ओनस अपने ऊपर से हटा दिया कि कल को आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो माइग्रेट हो गया, मैंने एप्लीकेशन डाल दी और मेरा रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। तो उन्होंने ये प्रोविजन भी, जैसे मैंने डिस्कस किया, तो वो कहते हैं डीम्ड टू नॉट हैव बीन इशूड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, यानी कि योर रजिस्ट्रेशन इन द एग्जिस्टिंग लॉ कंटिन्यू एंड यू हैव टू गो विद द एग्जिस्टिंग अथॉरिटी एंड चेंज इट एंड कैंसिल इट एंड सरेंडर इट व्हाटएवर वे। That means it is mandatory to get registered under GST. 100%, 100%, What is mandatory? 100%, 100%। और अभी एक डिस्कशन हो रहा था अपना, वो मतलब हो सकता है ये हम नेक्स्ट मीटिंग में भी डिस्कस करें, कि हरीश जी डिस्कस कर रहे थे मतलब इस तरीके से कि हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर उस स्टेट का एक ही हो सकता है, लेकिन उस पे जो CGST और SGST पे करेंगे दैट विल बी पेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो आपके क्रेडिट लेजर के थ्रू मेंटेन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन एक सिंगल भी हो सकता है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, आई विल रीड इट एंड शेयर इट नेक्स्ट। और कोई इशू किसी पे? हाँ जी, सपोज अगर मैं सर्विस टैक्स में हूँ और आई हैव अ सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन, मेरा गुड़गांव में हेड ऑफिस है, दिल्ली और राजस्थान में ब्रांचेस हैं, तो अभी जो प्रोविजनल आ रहे हैं वो खाली एक ही मिलेगा अभी तो इसका सोल्यूशन यही है कि मैं अभी एक में ही माइग्रेट हूँ और जब लॉ एप्लीकेबल हो जाए उसके बाद मैं बाकी स्टेट्स में। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सर। अगर हमारे पे क्रेडिट विदाउट स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्रेडिट विदाउट स्टॉक, For example, we are buying locally at 12.5%, but we are selling on a CST 2%, तो 10.5% मेरा क्रेडिट पड़ा रहता है। हाँ इनपुट पड़ा हुआ है। Carry forward। नहीं, जो आपका एलिजिबल इनपुट है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर ही सकते हैं, अगर वो एलिजिबल इसमें भी है और आगे भी है। हाँ, इसमें है बट विदाउट एनी स्टॉक इज जीरो। देखो अब वो उन्होंने कंडीशन ये लगाई है कि आगे भी होना चाहिए। अब आगे कैसे होगा? आगे तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि स्टॉक में आगे तो जा ही नहीं रहा। इनपुट है ना है? रिटर्न्स में। सर द पॉइंट इज दिस, वी आर बाइंग एट 12.5% लोकली, सेलिंग सेंट्रली 2%, सी फॉर्म पे ले रहे हैं। आपको इस केस बेचें। में क्या करना पड़ेगा सर? आपको करंट एग्जिस्टिंग वेट लॉ में रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, आपको आगे करेक्ट फॉरवर्ड नहीं। नहीं आप नहीं, ऑप्शन नहीं है इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें ऑप्शन देखो क्लियर कट बात ये है, वो कहता है कि जीएसटी जब आप माल आगे ले जाओगे उसको जीएसटी चार्ज करोगे तब मैं कैरी फॉरवर्ड की फैसिलिटी दूंगा ना आपको। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि दिस आप इज रिफंड क्लेम करोगे, स्टेट इज गिविंग रिफंड ऑन दिस। देखो अभी क्या है कि अभी बहुत, हाँ दैट मींस कैरी फॉरवर्ड इज अलाउड ओनली इन द केस ऑफ अ स्टॉक। यस यस इट इज। नहीं स्टॉक के केस में, मतलब गुड्स के केस में, सर्विसेज में तो मेरा ऐसी चीजें हो सकती है ना। नहीं, मैं अभी सिर्फ स्टॉक की बात कर रहा हूँ, हाँ तो स्टॉक में तो आपका अगर स्टॉक है देन ओनली यू आर एबल टू कैरी फॉरवर्ड। अदरवाइज नॉट। मेरे को ऐसा लगता है, आई विल जस्ट चेक इट आउट एक और करके, एक बार चेक कर लेंगे इसको, लेकिन ये लीगली तो पॉइंट ओपन कर सकते हैं। क्योंकि लीगली तो कैरी फॉरवर्ड अलाउड है मेरे को। नहीं देखो वो देखो इट इज नॉट ट्रांसफर, इट आई एम सेलिंग। सर
मैं बताता हूँ कपिल जी, आपके लिए जो कंडीशन हिट करती है ना, वो कंडीशन सिर्फ एक हिट करती है। वो ये कहता है कि आप बात कर रहे हो 141 की कैरी फॉरवर्ड वाली, कैरी फॉरवर्ड वाली। तो कैरी फॉरवर्ड वाले केस में आपको हिट तब करता है अगर वो ये कहता है कि वो आपको जीएसटी में भी एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट। प्रोमिनेंट कंडीशन है वहां, प्रोमिनेंट कंडीशन है कि इफ दैट पर्टिकुलर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एलिजिबल इन जीएसटी एंड आई एम अफ्रेड हाउ इट इज एलिजिबल। हमारे सब मिलता है रिफंड नहीं, जनरली क्या होता है, मिलता है। जनरली क्या होता है ऐसे केसेस में ना वैट रिफंड कर, मतलब स्टेट में रिफंड मिल जाता है कि अगर आपका इनपुट है हायर रेट पे, आउटपुट है लोअर रेट पे, ये कंडीशन होगी ना सर मैं इनपुट हायर पे है, इनपुट हायर रेट पे और नहीं सर। आउटपुट लोअर रेट पे। सर तो एक मिनट मैं ये क्लेरिफाई कर रहा हूँ, परचेज मेरी लोकली है। द व्हाट आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग इज कि इज परचेज लोकली विद इन द हरियाणा एंड इज मेकिंग एन इंटरस्टेट सेल। अब मैं लोकल खरीद के अगर इंटरस्टेट बिलिंग करता हूँ तो मेरे को आज की सिनेरियो में भी कोई इनपुट क्रेडिट मिलता नहीं। सर सॉरी, I have to we reverse are in it. Delhi, we are in Delhi, we are in Delhi, we are in Delhi, not in Haryana. आप दिल्ली से खरीदो विद इन दिल्ली Within Delhi, I'm और selling. राजस्थान में आप सीएसटी करके सेल कर दो, आपको इनपुट मिलेगा और आपका स्टॉक जीरो हो गया है, then you can claim refund। We have already got the refund for 3 years. I'm talking about this 17 closing. क्या बात है। सर एक इंडिया एक टैक्स यही कहते हैं, जीएसटी आने के बाद में ये नहीं पंगा होगा दिल्ली में मिलता है हरियाणा में नहीं। Anyway, so then I am not aware। Thank you। सर फ्रैंकली स्पीकिंग वैट की मेरे को नॉलेज नहीं है ज्यादा, बट मेरे को एक है कि जीएसटी में ये पता है कि अगर जीएसटी में मेरे हिसाब से ये क्रेडिट जीएसटी में एलिजिबल नहीं है, आपको एग्जिस्टिंग में ही रिफंड क्लेम करना पड़ेगा टू दी एक्सटेंट जो मेरे को जीएसटी का पता है, वैट का नहीं पता मेरे को। हाँ नहीं सर बहुत कुछ बदल गया है, सर बहुत कुछ बदल गया है। हाँ जी फ्रेंड। सर अग्रवाल जी, हाँ जी हाँ जी सर एक टूरिंग स्टाफ पे जो हेलो हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, टूरिंग स्टाफ का सर एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे होटल के हैं या उनके कन्वेंस के बिल हैं, हाँ इनका इनपुट क्रेडिट कैसे मिलेगा सर? हमारा तो टूरिंग का बहुत है। ऐसा है सर, इसके लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट में जब हम जाएंगे ना, हाँ, तो वैसे मैं क्वेश्चन आपका डिटेल में तो वहीं डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा तो बताओ ना सर। नहीं, देखो नहीं, सुनो ना, काफी एक्सपेंसेस हैं सर होटल मैंने- का है। सर, मैं मैंने एक ये मिनट कहा सर। है- मैंने ये कहा है कि डिटेल में मैं वहां डिस्कस करूंगा, थोड़ा तो बताऊंगा हाँ भाई, थोड़ा तो बताऊंगा। ये आपने क्वेश्चन किया तो ऐसा नहीं हो सकता सर। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब जैसे अभी हमने थोड़ा बताया था कि क्लाइंट से ऐसी डीलिंग करो, या तो जहां आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, जहां आप होटल में रह रहे हो, देखो जो ट्रेवलिंग है उसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, हाँ जी, उसमें तो आपको जो खर्चा है वो आपको मिल ही जाएगा। उसकी भी प्लेस ऑफ प्रोविजन देखनी पड़ेगी। प्लेस ऑफ प्रोविजन से अगर वो दूसरे स्टेट से, अगर जैसे मानो आप दिल्ली में से ट्रेवल करते हो, मानो आप दिल्ली हाँ से, जी, अगर आप राजस्थान में जाके और वहां से कोई फ्लाइट पकड़ते हो और उस पर कोई सर्विस टैक्स लगता है, तो उसमें जो प्लेस ऑफ प्रोविजन का रूल है कि जहां से आपकी सर्विस शुरू होती है तो उसके डेस्टिनेशन जहां है, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पे वो टैक्स लगता है, उसका कुछ ऐसा प्रोविजन है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनपुट आपका सेम स्टेट का नहीं है और उस स्टेट में आपका कोई आउटपुट नहीं है जिस स्टेट का इनपुट मिल रहा है आपको, तो आपका क्रेडिट लॉस है। पहली चीज, जैसे हमने होटल वाली बात की अभी, हाँ जी, हाँ जी, कि मैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर गुड़गांव में बैठा हूं, महाराष्ट्र में जाके होटल में रुकता हूं, तो मेरे को उस होटल का जो, क्योंकि उसका प्लेस ऑफ प्रोविजन होटल का महाराष्ट्र है, वो मेरे को सीजीएसटी एंड एसजीएसटी महाराष्ट्र का देगा। तो सर इसमें क्या एसजीएसटी का चलो नहीं मिलेगा, सीजीएसटी का इनपुट मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता सर, वो भी स्टेट स्पेसिफिक है। सीजीएसटी भी स्टेट स्पेसिफिक है। नहीं, ऑब्वियसली आईजीएसटी मिलेगा, वो लगाएगा नहीं लेकिन है? नहीं, मैं तो कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब वही वाली बात के जो है आपके होटल के बिल पे नहीं कर सकते, मतलब उस पे आप उस पे खाने पीने के बिल पे नहीं कर सकते, जो भी चीजें।
हाँ देखो प्लेस ऑफ प्रोविजन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। हाँ हाँ सर मैं इस पॉइंट को इस नोट पे खत्म करना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्लानिंग कैसे करनी है, कहां रजिस्ट्रेशन लें कहां रजिस्ट्रेशन ना लें, क्यों लें किस लिए नहीं लें, हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने का मेरा राइट है। तो इनपुट टैक्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए मेरे को यह प्लान करना पड़ेगा कि किस केस में मेरा इनपुट टैक्स है वहां आउटपुट टैक्स भी बना दूं मैं। मानो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को पता है कि मेरा क्लाइंट नहीं मान रहा और मेरी रेगुलर विजिट रहती है, हमारे होटल में रहना पड़ता है, मैं वहां एक फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट बना देता हूं और वहां से बिलिंग करता हूं अपने क्लाइंट को और वहां से क्रेडिट ले लेता हूं अगर मेरे को ऐसा लगता है। मेरे पास में दूसरी अपॉर्चुनिटी और भी है जब हम रजिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे कि मेरे पास कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला भी कंसेप्ट है। मानो मैं एक किसी ऐसी लोकेशन पर जाता हूं जहां मेरे को 1 महीना रहना पड़ता है, तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं वहां से एज अ कैजुअल रजिस्ट्रेशन पर्सन रजिस्टर्ड हो जाऊं और वहां से बिलिंग करूं और वहां से सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट लूं। बॉस देयर इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्लानिंग है, करने को तो कुछ है ही नहीं इसमें, सारी चीजें कंप्यूटर से आएंगी। कहते हैं हमें नहीं पता जी, बैंक में जाते हैं वही कंप्यूटर ही करता है। तो सारी रिटर्न फाइल कंप्यूटर से होंगी, मतलब आपने एक रिटर्न डालनी है ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। 26S कैसे निकल के आता है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी का, बटन दबाओ तुरंत आ जाता है सामने। सर तो वहां प्लानिंग ही बचेगी। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी को लेके दे आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोफेशनल्स कि किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाए, किस तरीके से प्लान की जाए चीजें क्लाइंट के लिए, सो दैट कि उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ चीजें निकल के आए। Sir, can you explain the reclaim of the credit? तो रिक्लेम तो एक सिंपल सा कंसेप्ट था कि भाई अगर 3 महीने में अगर आपको पेमेंट करना था, आज की डेट में 3 महीने में पेमेंट नहीं किया तो यू हैव टू, मतलब यू आर लूज दिस क्रेडिट। जब आप 3 महीने, जब भी आप पेमेंट करोगे, मतलब 3 महीने में पेमेंट नहीं की तो रिवर्स करना पड़ता है। अब जब आप पेमेंट कर देते हो तो आपको रिक्लेम कर लेते हो उस क्रेडिट को ना। So it will continue as तो earlier. हाँ, जीएसटी में ट्रांजिशन कह रहा है कि अगर आप जीएसटी की डेट के 3 महीने के बाद में अगर आप पेमेंट कर देते हो तो यू कैन रिक्लेम दिस क्रेडिट। और 3 महीने बाद नहीं किया नहीं किया तो क्या lapse हो जाएगा। लॉस्ट फॉरएवर। एक्सक्यूज मी सर, जैसे आज की डेट में अभी अगर हम सिर्फ एचवैट की बात करें तो उसके अंदर अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो हमें मशीनरीज वगैरह का या कैपिटल गुड्स का इनपुट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। जीएसटी में कोई कंडीशन ऐसी है या सबका मिलेगा इनपुट? नहीं, जीएसटी में कैपिटल गुड्स के लिए बहुत बड़ी कंडीशंस नहीं है। जीएसटी में कैपिटल गुड्स के लिए बहुत ही सिंपल कहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई यू हैव कैपिटलाइज दिस इनटू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ओके, एक्सेप्ट अ फ्यू वन कैपिटल गुड्स के लिए। तो मतलब बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, मतलब वो जो अभी कंसेप्ट है दैट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट। तो उसमें मतलब इनपुट इजीली मिलेगा आपको? मोस्टली मिल जाएंगे, 90% इनपुट मिलेगा उसमें। All right, friends, thank you so much for this patient hearing. Thank you so much.